जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, झारखंड के लातेहार जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो कौन सा उद्यान का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लातेहार में स्थित है और ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या बात करते हैं झारखंड में तो एक है, जो कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? तो अभ्यारण्य की संख्या 11 है। यहाँ पे यदि बेतला राष्ट्रीय उद्यान से हम लोग कुछ विशेष फैक्चुअल प्रश्न निकालने का यह प्रयास करें तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान का सबसे पहले इसे स्थापित किया गया 1986 ईस्वी में। कब? 1986 ईस्वी में। और यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका क्षेत्रफल बात करते हैं तो 231.67 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह फैला हुआ है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना में बाघों की कुल संख्या कितनी है? दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या। तो दामोदर घाटी परियोजना की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो इस परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1948 ईस्वी में इस परियोजना का स्थापना किया गया था। शुरुआत 1948 ईस्वी में। कब? 1948 ईस्वी में। और इसके अंतर्गत कुल बांधों की संख्या बात करते हैं। कुल बांधों की संख्या कितनी बनाई गई है? 8 बांध बनाए गए हैं। और यहाँ पे यदि हम लोग बात करते दामोदर घाटी परियोजना की तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल का, झारखंड और वेस्ट बंगाल की ये संयुक्त परियोजना है। बात करते इस परियोजना को तो अमेरिका के टेनेंसी परियोजना के तहत इस परियोजना का विकास किया गया है झारखंड में दामोदर घाटी परियोजना। इसके अंतर्गत कुल बांधों की संख्या कितनी है? तो 8 बांध है। जैसे कि आप तिलैया बांध देखे होंगे, बराकर नदी कोडरमा में है। कोनार बांध, कोनार नदी ये हजारीबाग में अवस्थित है। मैथन बांध, बराकर नदी धनबाद में अवस्थित है। पंचेत बांध बराकर और दामोदर के संगम पर है, ये भी धनबाद में अवस्थित है। बरमो अय्यर ये बोकारो में अवस्थित है, ये भी दामोदर नदी पर है। और बात करते हैं हम लोग एक बाल पहाड़ी बांध जो कि गिरिडीह में अवस्थित है, ये बेसिकली बराकर और नलकारी बांध के संगम पर अवस्थित है। और एक है तेनू घाट, यह भी बोकारो में अवस्थित है, यह भी दामोदर घाटी पर ही बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसल पैदा होती है? झारखंड में मुख्यतः हम लोग बात करते हैं कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? तो झारखंड में 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो खरीफ, रबी और जायद। खरीफ, रबी और जायद। प्रमुख फसल की बात करते हैं तो झारखंड का प्रमुख फसल है धान, द्वितीय प्रमुख फसल है मक्का और तृतीय है गेहूँ। धान, मक्का, गेहूँ, धान, मक्का, गेहूँ। सो इस सीक्वेंस को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के जिलों के लिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो किस किस दिशा से? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। तो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो वो है आप लोग का चतरा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। कौन सा? चतरा, लातेहार, गुमला, देन आफ्टर सिमडेगा। यदि आप झारखंड का मैप देखते होंगे तो इस प्रकार आप मैप है, तो यहाँ पे सबसे पहले चतरा है, देन आफ्टर लातेहार, यहाँ पे लातेहार है, उसके बाद यहाँ पे गुमला है और यहाँ पे सिमडेगा। तो ये उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ये आप देख सकते हैं चतरा। यहाँ पे यदि हम लोग जो भी यहाँ इन 4 जिले हैं तो इन 4 जिलों का गठन स्थापना वर्ष बात कर लेते हैं तो चतरा, बा चा गा, बोकारो, चतरा, गढ़वा। तो इन तीनों जिलों का गठन बा चा गा, इसमें चतरा का 1991, बेसिकली बोकारो और गढ़वा का भी स्थापना 1991 में ही। लातेहार बात करते हैं तो 2001 ईस्वी में, इसके साथ साथ जामताड़ा, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा का भी 2001 ही ईस्वी में। और गुमला, गुगोलो साहेब, तो गुमला का 1983 ईस्वी में स्थापना किया गया था। द नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? कौन सा रिजर्व? ग्रेफाइट रिजर्व। तो यहाँ पे सबसे अधिक ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ये कहाँ पे पाया जाता है? पलामू में। कहाँ पे? पलामू में। और बात करते हैं हम लोग सीमेंट उद्योग। झारखंड का पहला सीमेंट उद्योग यह भी स्थापित किया गया था कहाँ पे? जपला, पलामू में। कहाँ पे? जपला, पलामू में 1921 ईस्वी में।
धनबाद की बात करते हैं तो इसे स्थापित किया गया धनबाद जिले को 1956 ईस्वी में। धनबाद जिले में 3 प्रमुख यहाँ पे मंदिर है। इन मंदिरों का बेसिकली आप लोग को याद कर लेना है, भूपोर मंदिर, शक्ति मंदिर और लिलोरी मंदिर। अगला प्रश्न है, झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब बनाई गई? झारखंड की जो नई औद्योगिक नीति है वह कब बनाई गई है? तो अभी रिसेंट का नई औद्योगिक नीति की बात करते हैं तो अभी रिसेंट का जो नए औद्योगिक नीति है वह है 2021 का नीति। कौन सा? 2021 का औद्योगिक नीति। अभी तक बात करते हैं झारखंड में औद्योगिक नीति कुल 4 बार बनाए जा चुके हैं। कब कब? तो सबसे पहले एक तो 2001 का जो औद्योगिक नीति है, एक के बाद आपका बना 2012 में, उसके बाद 2016 में और रिसेंट में भी 2021 ये कार्यरत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क से घोषणा की कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है? तो ये किसके द्वारा घोषणा की गई है? अमरनाथ बनर्जी के द्वारा। किनके द्वारा? अमरनाथ बनर्जी के द्वारा। और 1908 ईस्वी, तो 1908 ईस्वी से आप ये को रिलेट कर पा रहे होंगे कि CNT एक्ट का आप लोग तो नाम सुने ही होंगे। CNT एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। तो इस एक्ट को कब लागू किया गया था? इस एक्ट को 11 नवंबर 1908 ईस्वी में ही लागू किया है CNT एक्ट। चलिए, CNT एक्ट आ चुका है तो इसे हम लोग बहुत ही संक्षिप्त मात्रा में, बहुत ही जल्द में हमें इसे चलिए पुनः रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। CNT एक्ट सबसे पहले इसे तो कब लाया गया? 11 नवंबर 1908 ईस्वी को इसे लाया गया। इसमें कुल अध्यायों की संख्या बात करते हैं तो कुल 19 अध्याय हैं और 271 यहाँ पे धाराएं देखने को मिलेगी CNT एक्ट के तहत। 271 ईस्वी से आप लोग को रिलेट कर पा रहे होंगे कि झारखंड का जो सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ पहाड़ी, तो उस पारसनाथ पहाड़ी की भारत में उसका ऊंचाई के दृष्टिकोण से भारत में उसका स्थान है 271 स्थान। किसका? पारसनाथ पहाड़ी का। पारसनाथ पहाड़ी ये मेनली गिरिडीह के पठार यानी कि गिरिडीह जिला में ये अवस्थित है, जिसे कि समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है और ये जैन धर्म के लिए ये प्रसिद्ध मंदिर या पहाड़ी मानी जाती है। और इसकी ऊंचाई कई बार पूछ ली जाती है, तो भारत में इसका ऊंचाई का स्थान दृष्टिकोण से, ऊंचाई की दृष्टिकोण से 271 स्थान है, 1365 मीटर। ऊंचाई पूछ लिया जाए पारसनाथ का तो मीटर में 1365 मीटर और फीट में बात करते हैं तो 4480 फीट। तो हम लोग थे कहाँ पे? CNT एक्ट को हम लोग कवर कर रहे थे। तो 19 कुल अध्याय हैं और धाराओं की संख्या बात करते हैं तो 271 धाराएं हैं। यहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं तो ब्लूप्रिंट, CNT एक्ट के दौरान ब्लूप्रिंट ये JH हॉफमैन के द्वारा जारी किया गया था और कुल 26 बार संशोधन किए जा चुके हैं CNT एक्ट में। CNT एक्ट में पूछेगा कि कुल कितने बार संशोधन किए जा चुके हैं, तो CNT एक्ट में कुल 26 बार संशोधन किए जा चुके हैं। सबसे पहला संशोधन 1920 ईस्वी में और सबसे जो अंत का संशोधन है 1995 ईस्वी में किया गया था। CNT के ही अपोजिट आप लोग को एक SPT एक्ट देखने को मिलता है, संथाल परगना अधिनियम एक्ट। तो उसे कब पारित किया गया? उसे 1949 ईस्वी में। कब? 1949 ईस्वी में। और वहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे 9 अध्याय देखने को मिलते हैं हम लोग को और 72 धाराएं देखने को मिलती हैं। किसमें? 1949 का जो SPT एक्ट है उसमें। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो रांची में निम्न में से किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन वापस जाओ नारे के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? साइमन कमीशन वापस जाओ, तो इस किसके द्वारा किया गया था? श्याम कृष्ण सहाय के द्वारा। श्याम कृष्ण सहाय के द्वारा साइमन कमीशन झारखंड में 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध पानी नामक नवपाषाण कालिक स्थल के संबंध में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से असत्य कथन की यदि हम लोग बात करते हैं तो कथन देख पा रहे होंगे, यह हजारीबाग जिले में अवस्थित है। तो दूध पानी बिल्कुल ये हजारीबाग जिले में ही अवस्थित है। यहाँ से शिवलिंग प्राप्त हुआ है, यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ से पालकालीन मूर्तियों का अवशेष प्राप्त हुआ है, यह भी बिल्कुल सही है। बट ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, यहाँ से प्राचीन कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए, तो जी नहीं, ये इसका असत्य कथन है। कब्रगाह की बात करते हैं तो प्राचीन कब्रगाह कहाँ से प्राप्त किए गए हैं?
तो प्राचीन जो काव्यग्रह हैं वो लुपंगड़ी, कहाँ से, जो प्राचीन काव्यग्रह है वह लुपंगड़ी से प्राप्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वप्रथम किस जनजाति द्वारा राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई। तो झारखंड में किस जनजाति के द्वारा, तो सबसे पहले वो जनजाति है मुंडा जनजाति, और मुंडा जनजाति में किस व्यक्ति के द्वारा, तो ऋषा मुंडा के द्वारा। किनके द्वारा, ऋषा मुंडा के द्वारा। और उस समय यदि हम लोग बात करते हैं तो 7 गढ़ थे। कुल गढ़ों की संख्या कितनी थी, 7, और परगना की संख्या 21 परगना और 7 गढ़। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें से कौन सा कथन है जो कि वह असत्य है। तो कथन की यदि हम लोग बात करते हैं, पहला ऑप्शन, धनबाद के दलमी एवं बुधपुर बुधेश्वर मंदिर में अनेक बौद्ध स्थल मिले, यह बिल्कुल सही कथन है। दामोदर एवं कसाई नदी की घाटी में जैन अवशेष मिले, यह भी बिल्कुल सही कथन है। जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकर ने पारसनाथ यानी कि समेत शिखर, उसी को कहा जाता है, पर निर्वाह प्राप्त किया है, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो पारसनाथ पर्वत पर मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर नेमिनाथ थे, तो जी नहीं, ये हम लोग का असन कथन है। अंतिम तीर्थंकर की बात करते हैं तो अंतिम तीर्थंकर वही थे पार्श्वनाथ, और इन्हीं के नाम पर ये पारसनाथ पड़ा है। पारसनाथ पहाड़ी का दूसरा नाम समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा शिखर, समेत शिखर। देन नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनत काल में झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें से कौन सा कथन है जो कि वह असत्य है। तो ऑप्शन देख पा रहे होंगे, बख्तियार खिलजी ने 1206 ईस्वी में नदिया पर आक्रमण झारखंड के रास्ते किया था, ये बिल्कुल सही कथन है। फिरोज शाह तुगलक ने सतगांव को अपनी राजधानी बनाई, ये भी बिल्कुल सही कथन है। इल्तुतमिश एवं बलबल ने शासनकाल में छोटा नागपुर खास का राजा हरिकर्ण था, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो खिलजी वंश के शासकों ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले का अधिकार किया था, तो ये बिल्कुल असत्य कथन है। खिलजी वंश नहीं थी, कौन सी वंश थी, तुगलक वंश। कौन सा वंश, तुगलक वंश। यहाँ पे खिलजी वंश नहीं होगा, तुगलक वंश वहाँ पे होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो तमाड़ विद्रोह मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित रखती है। कौन सा विद्रोह, तमाड़ विद्रोह बात करते हैं तो ये मुख्यतः किस जनजाति से बिलोंग रखती है, तो ये बिलोंग करती है मुंडा जनजाति से। तमाड़ विद्रोह किससे संबंधित रखती है, मुंडा जनजाति से। तमाड़ विद्रोह की यदि हम लोग बात करते हैं तो तमाड़ विद्रोह एक ऐतिहासिक विद्रोह है झारखंड का, और ये ऐतिहासिक जनजातीय इसलिए है क्योंकि ये सबसे लंबा, सबसे बृहद समय तक यही तमाड़ विद्रोह चला है, जिसे कि खूनी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये विद्रोह कुल 6 चरणों में यह विद्रोह चला है। प्रारंभ इस विद्रोह की बात करते हैं तो इस विद्रोह का प्रारंभ हुआ था 1782 ईस्वी में। कब, 1782 ईस्वी में। और ये कब तक चला था, तो 1821 ईस्वी तक। देखिए 1782 से लेकर के 1821 तक। और इसके नेतृत्वकर्ता थे, बात करते हैं तो भोलानाथ सिंह। तमाड़ विद्रोह के मुख्यतः नेतृत्व करता रहे हैं भोलानाथ सिंह, और ये झारखंड का सबसे लंबा, सबसे बृहद, इस कारण से इसे खूनी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, तमाड़ विद्रोह को। रामगढ़ एवं हजारीबाग में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। देखिए यहाँ पे डेट बेस पूछ दिया गया। यदि आप लगातार प्रैक्टिस सेट को फॉलो करते आ रहे होंगे तो प्रत्येक आप लोगों को जिस प्रकार प्रैक्टिस सेट में एक्सप्लेनेशन किया जाता है, उसी एक्सप्लेनेशन से देख पा रहे होंगे। यदि हम, आप लोग ये मायने मत रखना है, ये मायने नहीं रखता कि आप लोगों ने कितने प्रैक्टिस सेट किया, मायने ये रखता है कि आप एक प्रैक्टिस सेट में कितना एनालिसिस कर रहे हैं। यदि ये प्रैक्टिस सेट है, मान लीजिए ये एक प्रश्न है, इसके यदि आप लोग चारों प्रश्नों को एनालिसिस कर लेते हैं तो वे आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, ना कि ये प्रश्न पढ़ा, हाँ इसका आंसर ये होगा, चलिए अगला प्रश्न की ओर। वैसे नहीं करना है, वैसे आप लोग को फिर बेनिफिट नहीं होगा। सिर्फ काउंट गिनते के गिना जाएंगे कि हाँ 20-25 हम लोग 50 प्रैक्टिस सेट मार लिए, लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं देने वाला है। आप भले ही 5 ही प्रैक्टिस सेट मारिए, लेकिन पूरा एनालिसिस के साथ मारिए। और प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में इसका एनालिसिस भी 1857 क्रांति जब जब आता है, तब तब मैं आप लोगों को पूरा सीक्वेंस में डेट बेस बताता हूँ कि आप इस डेट को याद रखिए। प्रश्न कहीं से भी पूछ लेगा, आप लोग का तुरंत बन जाएगा। डेट क्या,
एक तो 12 जून आप लोग को याद करवाया गया था, फिर 30 जुलाई याद करवाया गया था, फिर 2 अगस्त, फिर 5 अगस्त, 3 सितंबर, फिर 26 सितंबर और अंततः में 2 अक्टूबर। ये डेट आप लोग को याद करवाया गया था। और इधर ट्रिक क्या है, दे हर धसी पच, दे हर धसी पच, सिर्फ 2 बार इसे आप 2-3 दिन लगातार कंटिन्यूअसली सिर्फ इसे रिपीट कीजिएगा, 1-2 बार पढ़िएगा, तो ऑटोमेटिकली फिर इससे रिलेटेड जब प्रश्न आ जाएगा क्वेश्चन में, तो आपका डायरेक्टली माइंड वहाँ पे हिट कर जाएगा। सिर्फ इस डेट को याद करने की देरी है। 2-3 बार पढ़िए, अवश्य याद हो जाएंगे। 12 जून, 30 जुलाई, 2 अगस्त, 5 अगस्त, 3 सितंबर, 26 सितंबर, 2 अक्टूबर। दे हर धसी पच, दे हर धसी पच। तो दे हर धसी पच, जो नए कैंडिडेट है ये अचंभित हो गए होंगे, आखिरकार ये बंदा है जो कि ये क्या बक रहा है यहाँ पे। तो माय लॉर्ड यहाँ पे कुछ नहीं, ये सिर्फ आप लोग को स्टैटिक जो जीके झारखंड का उसे मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों को असलियत से जो रूबरू करवाया जा रहा है कि आप दूसरी जगह, मैं किसी की अवहेलना नहीं करना चाहता, बट बहुत जगह आप लोग देखे होंगे कि 40, 20, 30 प्रश्न ला दिए गए हैं और उन्हीं 20-30 प्रश्नों को सिर्फ प्रश्न पढ़ा जा रहा है, उसका आंसर बताया जा रहा है। हाँ, उसी में आप लोग देखते होंगे कि 40-45 1 घंटे तक का वीडियो बनाया जा रहा है 20 प्रश्न ही लेकर के। लेकिन मेरा मकसद वैसा नहीं है, आप लोगों को कम समय में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश रहती है मेरी। बाकी वो तो आप लोग पर निर्भर है, आखिरकार क्या यहाँ पे कंटेंट दिए जा रहे हैं या फिर नहीं, वो कोई कहने की बात नहीं है और कोई छुपाने की बात नहीं है। दे हर धसी पच, तो दे से क्या हो जाएगा, देवघर, यानी कि सबसे पहले 1857 की क्रांति कहाँ पे हुई, देवघर में। 1857 तो सभी डेट ईस्वी में होगा 1857 ही, बट अंतर है मंथ का और डेट का। तो सबसे पहले देवघर के रोहिन गांव में ये 1857 की क्रांति हुई थी। कब, 12 जून को प्रारंभ हुई थी। दूसरा नंबर पे हजारीबाग में 30 जून को प्रारंभ हुई थी। रात से रांची में 2 अगस्त को प्रारंभ हुआ था। धा से धनबाद में 5 अगस्त को प्रारंभ हुआ था। सी से सिंहभूम में 3 सितंबर को प्रारंभ हुआ था। पा से पलामू में 26 सितंबर को प्रारंभ हुआ था। और चा से चतरा, चतरा में 2 अक्टूबर। अंततः 1857 की क्रांति वो चतरा में प्रारंभ हुआ थी। कब, 2 अक्टूबर में। तो यहाँ पे यदि हम लोग प्रश्न की बात करते हैं तो हजारीबाग और रामगढ़, पहले हजारीबाग भी रामगढ़ के ही अंतर्गत आता था। तो हजारीबाग क्षेत्र में 1857 का विद्रोह कब शुरुआत हुआ था, तो 30 जुलाई को। देखिए डेट याद रखा, यहाँ पे डेट बेस ही पूछा गया है। डेट याद रहेगा तो आसानी से ये प्रश्न बन जाएगा। शुरुआती दौर पर 1857 की क्रांति 12 जून को हुई थी। कहाँ पे, देवघर के रोहिणी गांव में। ये अजय नदी के किनारे अवस्थित है रोहिणी गांव। अगला प्रश्न है, अजय नदी के किनारे अवस्थित है और अजय नदी का उद्गम बात कर ले हैं तो मुंगेर बिहार से इसका उद्गम होता है अजय नदी का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। किसके अधिवेशन में, तो रामगढ़ अधिवेशन के में कौन सा असत्य कथन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार, कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में 19-20 मार्च 1940 को हुआ था, ये बिल्कुल सही बात है। यह झारखंड में कांग्रेस का पहला एवं एकमात्र अधिवेशन है, यह भी बिल्कुल सही बात है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, यह भी बिल्कुल सही बात है। अधिवेशन का मुख्य द्वार का नाम मजहर नगर था, मजहर नगर रखा गया था, नहीं, तो ये असत्य कथन है। प्रवेश द्वार का नाम है वह बिरसा मुंडा, बिरसा द्वार के नाम पर रखा गया था, बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया था बिरसा द्वार। और ये जो मजहर नगर था ये सभा स्थल था, जहाँ पे सभा स्थल की जा रही थी, तो उस सभा स्थल का नाम है मजहर नगर। लेकिन जो प्रवेश द्वार है वह बिरसा द्वार उसका नाम था। क्या चीज, बिरसा द्वार। और 53 अधिवेशन, 53वां अधिवेशन से क्या आप यहाँ पे आपको रिलेट कर पा रहे होंगे, तो 53 संगठन से रिलेटेड एक आप लोग को झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया है। झारखंड समन्वय समिति का गठन कब, 1987 ईस्वी में। तो इसमें जो संगठन थे, कुल कितने संगठन थे, तो झारखंड समन्वय समिति जिसका गठन 1987 ईस्वी में किया गया, उसमें कुल संगठनों की संख्या 53 संगठन है। तो इस प्रकार यहाँ से आपको रिलेट करके इसे याद कर पा रहे होंगे।
और जिस प्रकार इस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो स्वागत समिति थे, तो स्वागत समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं कौन? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं, इनमें से कौन सरहुल का दूसरा नाम है? सरहुल का कौन सा दूसरा नाम है? संथाल जनजाति में मेनली यदि हम लोग बात करते हैं तो संथाल जनजाति में सरहुल को बा पर्व के नाम से जाना जाता है, लेकिन बाहा के चूँकि यहाँ पे बा आप लोग को ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है, देन उस कंडीशन में आप लोग को यहाँ पे बाहा ही चूज करना है। संथाल जनजाति में बा पर्व के नाम से जाना जाता है सरहुल को। उरांव जनजाति में खदी पर्व के नाम से जाना जाता है। खड़िया पर्व में जाकोर के नाम से जाना जाता है। और जो बाहा पर्व ये देख पा रहे होंगे, ये बाहा मेनली मुंडा जनजाति में जाना जाता है बाहा के नाम से, और संथाल में बा पर्व के नाम से। चूँकि यहाँ पे बा पर्व बा नाम नहीं दिया गया है, उस कंडीशन में यहाँ पे बाहा को टिकोट किया गया है। यहीं पे यदि ऑप्शन में जैसे कि बी में यहाँ रहता बा पर्व, तो हम लोग प्राथमिकता बा पर्व को देते, ना कि बाहा को। बा यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इस कारण से यहाँ पे अभी हम लोग का आंसर होगा बाहा होगा। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न आप लोग को झारखंड जीके में मिलेंगे, जो कि अप्रोक्स में यानी कि उसके इर्द गिर्द ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सो आप लोग को जो बुक में याद किए हैं उसी को रटते नहीं रहना है कि मैंने ये याद किया है वो ऑप्शन में ही नहीं मिला, तो उसके आगे पीछे देखना है, जो डाटा है उसी को चूज करना है। देन नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो वाद्य यंत्र थाला को खालिस्तान द्वारा तैयार किया जाता है। थाला जो एक वाद्य यंत्र है, इसे किससे तैयार किया जाता है? तो उसमें जो धातु रहता है वो रहता है कांसा। क्या चीज रहता है? कांसा। और जब जब वाद्य यंत्र आता है तब तब आप लोग को रिकॉल करना है दो वाद्य यंत्र। एक तो वाद्य यंत्र आप लोग को याद कर रखना है केंद्रा वाद्य यंत्र, जिसे झारखंड का वायलिन के नाम से जाना जाता है। एक याद रखना है मांदर, जिसे कि तुम्दक के नाम से भी जाना जाता है, और ये झारखंड की सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुरानी वाद्य यंत्र है तुम्दक, जिसे मांदर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो झारखंड में तांती और मल्होर समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्पकार से जुड़े हुए हैं? तांती और मल्होर, तो ये किस प्रकार के शिल्पकार से जुड़े हुए हैं? धातु के काम से यह जुड़ी हुई है। देन नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो झारखंड की प्रायः सभी जनजातियों के सामाजिक संरचना में किस व्यवस्था की उपस्थिति रहती है? किस व्यवस्था की उपस्थिति रहती है? गोत्र की। किसकी उपस्थिति? गोत्र की। और यहाँ पे जैसे कुछ जनजाति है जिसका काफ़ी बार प्रश्न पूछ लिया गया है कि कितने गोत्र है सो। संथाल जनजाति का मेनली ज़्यादा बार पूछा गया है। संथाल जनजाति में यदि हम लोग बात करते हैं तो हंडों की संख्या 4 हंड है संथाल जनजाति में। गोत्रों की संख्या 12 गोत्र है। उपगोत्रों की संख्या यानी कि 12 का ही स्क्वायर यानी कि 144 उपगोत्र है संथाल जनजाति में। देन नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो मुंडा जनजाति के युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? किसके युवागिरी को? मुंडा जनजाति के युवागिरी को। तो मुंडा जनजाति के युवागिरी की बात करते हैं तो मुंडा जनजाति को गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संथाल जनजाति। जिस प्रकार जनसंख्या है उसी के सीक्वेंस में याद करना है। संथाल हो गया, उरांव हो गया, उसके बाद फिर मुंडा हो गया, उसके बाद फिर हो। इतना तो कम से कम 4 गो का याद आप लोग को रखना ही रखना है। संथाल की बात करते हैं तो संथाल के युवागिरी का नाम होता है घोटुल। क्या चीज़? संथाल का घोटुल। उरांव का बात करते हैं तो उरांव का हो जाता है घुमकुड़िया। संथाल का घोटुल, उरांव का घुमकुड़िया, और मुंडा का क्या हो जाता है? तो मुंडा का हो जाता है गीती ओड़ा। मुंडा का क्या हो जाता है? मुंडा का गीती ओड़ा। और हो का भी क्या हो जाता है? तो हो का भी गीती ओड़ा। तो इतना तो सीक्वेंस में 4 गो का युवागिरी याद रखना है। संथाल, उरांव, मुंडा, हो। संथाल का पहले घोटुल, फिर घुमकुड़िया, फिर गीती ओड़ा, फिर गीती ओड़ा। और यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं कुछ जैसे कि गीती ओड़ा, तो गीती ओड़ा तो हम लोग देख लिए यहाँ पे अभी कि मुंडा का होता है और हो का होता है गीती ओड़ा। लेकिन और 2 जनजाति है जिसका गीती ओड़ा होता है। एक होता है असुर और बिरहोर। और असुर ये तो झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है।
बिरहोर का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, बिरहोर। तो असुर, बिरहोर, मुंडा हो, असुर, बिरहोर, मुंडा हो, इन चारों जनजाति का युवागिरी का नाम है गीती ओड़ा। और घुमकुड़िया किसका नाम है? तो घुमकुड़िया उरांव जनजाति का। वहीं यदि हम लोग बात करते हैं तो जो घोटुल देख पा रहे होंगे, तो घोटुल ये मेनली संथाल का है, संथाल जनजाति का घोटुल है। और साथ ही साथ किस जनजाति का? तो गोंड जनजाति का। गोंड जनजाति का भी युवागिरी का नाम क्या चीज होता है? घोटुल। किसका? संथाल जनजाति और गोंड जनजाति। गोंड जनजाति आप लोग परिचित होंगे। तो गोंड जनजाति ये भारत की तीसरी जनसंख्या के मामले में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पूरे भारत में जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर जनजाति आती है भील, दूसरे नंबर पर जनसंख्या के मामले में ही गोंड, और तीसरे नंबर पे आती है संथाल जनजाति। तो इतना तो आप लोग को 4-5 गो का ये युवागिरी है, याद ही कर लेना है। देन नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन झारखंड की शिल्प जनजाति है जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है? किस कला में? तो बांस की कला में। तो वह जनजाति है महली जनजाति, शिल्पकार जनजाति। शिल्पकार जनजाति की यदि हम लोग बेसिकली बात करते हैं तो शिल्पकार के लिए मुख्यतः 3-4 जनजाति है। एक तो महली देख लिए, अगले नंबर पे आता है आप लोग का करमाली। करमाली हो गया, लोहार हो गया, और चीक बड़ाइक। तो ये जो 4 जनजाति है ये मुख्यतः शिल्पकार जनजाति है। कौन सी? महली, करमाली, लोहार और चीक बड़ाइक। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बिरहोर, तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बिरहोर का जो मेनली शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है क्या चीज? तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। और बिरहोर जनजाति से ही रिलेटेड यदि हम लोग बात करते हैं तो बिरहोर जनजाति में एक शिकार समूह होता है, एक शिकार करने वाली एक समूह होता है जिसमें व्यक्तियों का ही समूह होता है बेसिकली। तो बिरहोर जनजाति में जो वह समूह होता है उस समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो उस समूह को टंडा के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है जो कि बार बार पूछा जाता है कि टंडा मुख्यतः क्या है? तो टंडा एक प्रकार की शिकार समूह है और ये बिरहोर जनजाति की शिकार समूह है। और बिरहोर जनजाति में यदि हम लोग बात करते हैं तो बिरहोर जनजाति में एक चित्रकला प्रसिद्ध है। वह चित्रकला है कौन सा? तो कोहबर चित्रकला। कोहबर चित्रकला आप लोग का नाम सुने होंगे। तो ये जो कोहबर चित्रकला है, वो कोहबर चित्रकला ये बेसिकली बिरहोर जनजाति में काफ़ी प्रसिद्ध है कोहबर। और कोहबर की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसमें सिक्की देवी का मुख्य तौर से चित्रण देखने को मिलता है। किसका? सिक्की देवी को। और कोहबर को बात करते हैं तो 2020 में इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग किसे? कोहबर को। कोहबर के साथ साथ एक सोहराय चित्रकला है। तो इस सोहराय चित्रकला यानी कि कोहबर और सोहराय इन दोनों चित्रकला को जीआई टैग कब मिला है? 2020 में। लेकिन बिरहोर जनजाति में ये काफ़ी प्रचलित चित्रकला है कोहबर चित्रकला। और सोहराय चित्रकला की बात करते हैं तो ये हजारीबाग में ये काफ़ी प्रचलित है। पूछेगा कि सोहराय चित्रकला ये किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो सोहराय चित्रकला ये हजारीबाग में प्रचलित है। सोहराय चित्रकला का 2 इसके प्रकार हैं। एक तो कुर्मी चित्रकला, क्या चीज? एक है कुर्मी चित्रकला और एक है मांझू चित्रकला। कुर्मी सोहराय और एक मांझू सोहराय, ये सोहराय चित्रकला के 2 भाग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अग्नि किस प्रकार का नृत्य है? अग्नि है जो कि वह किस प्रकार का नृत्य देखने को मिलता है? तो अग्नि एक प्रकार का धार्मिक नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाद्य की आकृति कढ़ाई जैसी होती है? किसकी आकृति कढ़ाई जैसी होती है? तो धमसा का नाम सुने होंगे। धमसा की आकृति है जो कि वह कढ़ाई के जैसी होती है। सिंगा देख पा रहे होंगे तो ये बेसिकली सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। मांदर जिसे तुम्दक के नाम से भी जाना जाता है और ये झारखंड की सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र में से एक है, यानी कि यही सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। देन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन है जो कि वह सत्य देखने को मिलती है? तो झारखंड की प्रमुख परंपरागत कुरीतियों में से एक डायन प्रथा है। ये बिल्कुल सही कथन है।
यह प्रथा आधुनिक जनजातीय समाज के लिए एक अभिशाप है। ये भी बिल्कुल सही कथन है। आदिवासियों में इसका रुझान इस कदर है कि लोग डायन को सच मानकर उसकी हत्या कर देते हैं। यहाँ तक भी ये भी बिल्कुल सही कथन है, यानी कि उपरोक्त में से ये सभी कथन यहाँ पे सही है। और डायन प्रथा से रिलेटेड बात करते हैं तो डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक, इसके रिगार्डिंग एक विधेयक भी पारित किया जा चुका है। कब? 2001 ईस्वी में। डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक पूछेगा ये कब लाया गया, तो 2001 ईस्वी में। और डायन प्रथा के विपरीत में एक बहुत ही प्रचलित नाम आप लोग सुने होंगे, छुटनी देवी का नाम सुने होंगे। किनका? छुटनी देवी। तो वो डायन प्रथा के विपक्ष में ही वो खड़ी हुई है। कौन? यानी कि ये जो किस प्रकार ये कूटनीति समाज में फैला हुआ है तो उनको जागरूक करने का काम करती है छुटनी देवी। कौन? छुटनी देवी। और छुटनी देवी की बात करते हैं इस कारण से, इस प्रकार इनका सपोर्ट करने के कारण समाज वालों को सही शिक्षित, सही दिशा दिखाने के कारण उन्हें 2021 ईस्वी में, कब? 2021 ईस्वी में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुकी है। कौन? छुटनी महतो। ये जो छुटनी महतो है इन्हें पद्म श्री पुरस्कार कब दिया गया है? 2021 ईस्वी में। पद्म श्री की बात आ चुकी है तो बैक टू बैक हम लोग चलिए देख लेते हैं। कुछ है जो कि आप लोग को 2021, 22, 23 कम से कम 3 वर्ष तो आप लोग का पूछा ही जाएगा। तो 2021 में छुटनी देवी को दिया गया समाज सेवा के रिलेटेड में। 2022 में यदि हम लोग बात करते हैं तो 2022 में भी पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। कौन? गिरधारी राम गोंझू। गिरधारी राम गोंझू, इन्हें हो भाषा के लिए दिया गया है। गिरधारी राम गोंझू को 2022 में पद्म श्री पुरस्कार गिरधारी राम गोंझू को हो भाषा के लिए शिक्षा क्षेत्र में। और वहीं बात करते हैं तो 2023 में, कब? 2023 में। तो 2023 में जानुम सिंसोई का नाम सुने होंगे। जानुम सिंसोई, इन्हें नागपुरी भाषा के ये भाषा है जो कि वह उल्टा हो गया है। तो 2023 में जानुम सिंसोई को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उन्हें हो भाषा के लिए दिया गया। और गिरधारी राम गोंझू है तो गिरधारी राम गोंझू को नागपुरी भाषा के लिए दिया गया पद्म श्री पुरस्कार। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, संथालों की कहानियों के मुख्य पात्र होते हैं। संथालों के कहानियों के मुख्य पात्र कौन होते हैं? तो जंगली पशु। कौन? जंगली पशु इसके मुख्य पात्र होते हैं संथालों के। मुंडारी लोक कथाएं, मुंडारी लोक कथाएं के लेखक कौन है? तो मुंडारी लोक कथाएं के लेखक है जगदीश त्रिगुणायत। जगदीश त्रिगुणायत। निम्न में से कौन ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंडारी का शब्द कोश मुंडारी डूंड कोडारी तैयार किया? तो इसके कौन है? डॉक्टर मनमसी मुंडू। डॉक्टर मनमसी मुंडू। अगला प्रश्न देखते हैं, तो झारखंड के किस जिले में तोपचाची झील स्थित है? कौन सा झील? तोपचाची झील। तो ये जो तोपचाची झील है, ये तोपचाची झील धनबाद में अवस्थित है और इसके नाम पर ही एक तोपचाची अभयारण्य भी है जो कि धनबाद में ही अवस्थित है। तोपचाची अभयारण्य के मध्य में ही एक हरी पहाड़ी एक सुंदर दृश्य है तोपचाची अभयारण्य के ही मध्य में। तो बेसिकली यहाँ पे तोपचाची झील की बात करी जा रही है। तो ये कहाँ पे अवस्थित है? धनबाद में। इसी प्रकार कुछ झील है जो कि जमशेदपुर के जो काफ़ी प्रचलित है, जैसे कि हुड़को झील, तो हुड़को झील हो गया, जयंती झील हो गया, डिमना झील हो गया, डोबो झील हो गया। हुड़को, जयंती, डिमना, डोबो, ये 3-4 जो झील है ये काफ़ी प्रचलित है जो कि जमशेदपुर में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंहभूम के दक्षिण पूर्वी हिस्से में महत्वपूर्ण शहर का नाम है जो कि इसकी चावल की मिलों, तेल मिलों, साबुन कारखाने, धोने और बांस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कौन से प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान है? ये स्थान है आप लोग का चाकुलिया स्थान। कौन सा स्थान? चाकुलिया स्थान। देन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, तो वासुदेव राय का मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? किनका मंदिर? वासुदेव राय का मंदिर। तो वासुदेव राय का मंदिर बात करते हैं, ये कोराम्बे में अवस्थित है। कोराम्बे यानी कि गुमला। वासुदेव राय का मंदिर कोराम्बे गुमला में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख एकड़ से अधिक अनुपयोगी प्रति भूमि का वनीकरण करता है? तो 2 लाख एकड़। कितना? 2 लाख एकड़।
और बात करते हैं इस बिरसा हरित ग्राम योजना की, तो ये कब की योजना है? ये 2020 ईस्वी की योजना है, बिरसा हरित ग्राम योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, तो निम्न में से किस योजना को झारखंड सरकार द्वारा बंद किया कर दिया गया है? तो इसमें से कौन सा योजना है जो कि वह झारखंड सरकार द्वारा बंद कर दी गई है? तो वह योजना है महिला अचल संपत्ति योजना। महिला अचल संपत्ति योजना ये झारखंड सरकार के द्वारा बंद कर दी गई है। 23 अप्रैल 1880 को किसने गोली मारकर तेलगा खड़िया की हत्या कर दी? तो तेलगा खड़िया की हत्या किनके द्वारा कर दी गई है? बोधन सिंह के द्वारा। बोधन सिंह के द्वारा। बृहत्तम झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की? बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की? तो इसकी जो मांग है सर्वप्रथम वहाँ की गई थी जयपाल सिंह के द्वारा, जयपाल सिंह मुंडा। और ये कब? ये यदि हम लोग कहानी की बात करते हैं तो ये स्टोरी आप लोग जानने को मिलेगा कब से? तो जो सरायकेला खरसावां गोलीकांड और जो सरायकेला खरसावां गोलीकांड है वो कब हुआ था? 1 जनवरी 1948 ईस्वी की यह घटना है। और सरायकेला जो खरसावां गोलीकांड है इससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले आप लोग को कंप्लीट केस स्टडी प्रोवाइड किया गया कि आखिरकार किस कारणवश से जहाँ पे पूरा भारत देश के लोग एक तरफ आज़ादी का उत्सव मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर झारखंड का ये जो सरायकेला क्षेत्र था जिसे कि जलियांवाला बाग यानी कि आज़ाद भारत का पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड का भी इसे नाम दिया जा चुका है। 1948 ईस्वी की ये घटना है बेसिकली। वहाँ पे आप जाइए, उस वीडियो को देखिए, 15-20 मिनट की वीडियो, वहाँ पे कंप्लीट स्टोरी आप लोगों को इसके रिगार्डिंग बताई गई है। लेकिन हम लोग यहाँ पे चलिए कुछ रिलेटेड से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जयपाल सिंह मुंडा, तो ये बेसिकली बृहत्तर झारखंड की सर्वप्रथम मांग जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा की गई। आखिरकार ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं कौन? तो जयपाल सिंह मुंडा ये एक हॉकी खिलाड़ी है, साथ ही साथ ये राजनीतिक पॉलिटी में भी है। यदि हम लोग बात करते हैं तो जब 1928 ईस्वी में भारत का जो पहला स्वर्ण पदक जीतने का गौरव प्राप्त हुआ, एम्स्टर्डम ओलंपिक में हो रहा था, तो उस हॉकी जो टीम थी उस हॉकी टीम के ये मेन लीडर थे, यानी कि ये कप्तान के बतौर उस टीम में खेल रहे थे। कौन? जयपाल सिंह मुंडा। और जयपाल सिंह मुंडा की बात करते हैं तो इनके द्वारा 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किया गया। और झारखंड पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह था मुर्गा छाप, और ये 1950 जो कि आगे चल कर के 1963 ईस्वी में इसे कांग्रेस में विलय कर दिया गया। और अंततः यदि हम लोग बात करते हैं तो 3 जनवरी 1903 ईस्वी का इनका जन्म होता है उलिहातू, जो कि खुट्टी स्थान क्षेत्र है। उलिहातू में इनका 3 जनवरी 1903 को जन्म होता है, इनका जयपाल सिंह मुंडा का। और 1970 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाती है ब्रेन हेमरेज के कारण। 1970 ईस्वी से ही कोरिलेट कर पा रहे होंगे। तो शिबू सोरेन के द्वारा सोनेत संथाल समाज की स्थापना की गई है, कि इनके द्वारा, शिबू सोरेन के द्वारा दिसुम गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री में भी सबसे छोटा कार्यकाल, मात्र 10 दिनों के लिए ये मुख्यमंत्री बने थे, शिबू सोरेन। और शिबू सोरेन जेएमएम पार्टी के द्वारा ही जंगल काटो अभियान का नेतृत्व किया गया था। कब? 1978 ईस्वी में। तो यहाँ पे ये हम लोग शिबू सोरेन के बारे में भी देख लिए। ठेबले उरांव की यदि विशेषता बात करते हैं, ठेबले उरांव से बस एक याद चीज़ रखना है कि 1930 ईस्वी में बिरसा सेवा दल का गठन किया गया था, किनके द्वारा? तो ठेबले उरांव के द्वारा। और झारखंड उन्नति समाज जिसे स्थापित किया गया था 1915 ईस्वी में। तो यहाँ पे विशेष योगदान भी इनका देखने को मिलता है। बट छोटा नागपुर उन्नति समाज है, यहाँ पे प्राथमिकता आप लोग को देना है जुएल लकड़ा को। यदि जुएल लकड़ा ऑप्शन में ना मिले देन हम लोग जाना है ठेबले उरांव की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार कौन है? तो इसके प्रथम जो छायाकार कौन है? सचिन दा। देन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वे कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता है जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों का जल जीवन बदल दिया और उन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है? वाटरमैन ऑफ झारखंड, इसका भी नाम कई बार आप लोग से रिलेटेड जिक्र किया गया है। उनका नाम है सिमोन उरांव। वाटरमैन ऑफ झारखंड सिमोन उरांव। और इन्हें 2016 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2016 ईस्वी में ही बैक टू बैक साथ में बात करते हैं तो दीपिका कुमारी
दीपिका कुमारी से भी आप लोग परिचित होंगे। तो दीपिका कुमारी जो कि झारखंड की रांची में इनका जन्म हुआ है और इनका खेल है तीरंदाजी। तीरंदाजी यानी कि जिसे आर्चरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें भी 2016 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और साथ ही साथ दीपिका कुमारी को 2012 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और दीपिका कुमारी से रिलेट यदि हम लोग कर पा रहे होंगे तो सबसे पहले हम लोग 2016 ईस्वी को देख लेते हैं, उसके बाद दीपिका कुमारी की तरफ जाएंगे। तो 2016 ईस्वी में जैसे कि सिमोन उरांव वाटरमैन ऑफ झारखंड, इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरी ओर दीपिका कुमारी को भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और हम लोग पुरस्कार का बात कर रहे हैं तो 2016 ईस्वी में ही बात करते हैं सिल्वानुस डुंगडुंग। ये हॉकी के खिलाड़ी हैं जिन्हें कि 2016 ईस्वी में क्या चीज़ तो द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित किया गया। किन्हें? सिल्वानुस डुंगडुंग को। डुंगडुंग को 2016 में और क्या किन्हें तो और सुमराय टेट्टे किन्हें तो सिल्वानुस डुंगडुंग, एक है सिल्वानुस डुंगडुंग और एक है सुमराय टेट्टे। तो इन दोनों को द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित किया गया है और ये दोनों खिलाड़ी हॉकी से रिलेटेड है। तो सिल्वानुस डुंगडुंग जो डुंगडुंग है तो डुंगडुंग को सबसे पहले 16 में द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित किया गया। उसके बाद 2017 ईस्वी में सुमराय टेट्टो को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दीपिका कुमारी की बात करते हैं तो ये ध्वजवाहक के तौर पर भी रह चुकी है। कब? जब झारखंड में 34वां राष्ट्रीय खेल आयोजन हो रहा था उस समय ये ध्वजवाहक थी। कौन? दीपिका कुमारी। जब खेल का प्रारंभ हुआ था कहाँ पे? रांची में। और 34वां राष्ट्रीय खेल आयोजन झारखंड में कब हुआ? 2011 ईस्वी में। कुछ डाटा यहाँ पे याद करने हैं आप लोगों को कि उस समय कुल पदक जीते गए थे झारखंड के द्वारा 96, जिसमें कि 33 गोल्ड मेडल था और कुल पदों की संख्या 96 थी। छौवा यानी कि हिरन का बच्चा, वहाँ पे जो मस्कट बात करते हैं शुभंकर, तो 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन का शुभंकर था छौवा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हिरन का बच्चा। और साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं तो पदक तालिका में झारखंड स्थान रही थी 5वां स्थान। कौन सा? 5वां स्थान। और 5वां स्थान से ही कोरिलेट कर पा रहे होंगे जो अभी रिसेंट का झारखंड का जो वन रिपोर्ट जारी किया, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में जो वन रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो जो 2021 अभी रिसेंट का वन रिपोर्ट है इसमें भी झारखंड का स्थान 5वां नंबर पर है। बट किसके स्थान पर? तो वन वृद्धि, जैसे कि 2019 से 21 वर्ष के बीच में कुल 110 किलोमीटर वृद्धि देखने को मिला है झारखंड में वन क्षेत्रफल के मामले में। तो इस वृद्धि के मामले में 5वें स्थान पर आता है कौन? तो झारखंड। वन रिपोर्ट भी हम लोग जब प्रश्न आएगा तो पूरा वन रिपोर्ट को हम लोग शॉर्ट वे में समझने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2022-23 में कुपोषण की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है? तो वह योजना है दाल वितरण योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन में यदि आप लोग को इधर उधर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन करने के लिए देखिए किस प्रकार से ऑप्शन सेटअप किया गया है। नो डाउट अभी सीपी राधाकृष्णन है, वर्तमान अभी बात करते हैं तो वो सीपी राधाकृष्णन है झारखंड के राज्यपाल। लेकिन इस प्रकार ऑप्शन यदि आप लोग को सेटअप करके दिया जाए तो वहाँ पे आप लोग को अपने जो याद किया है उस पर अड़िग नहीं रहना है कि हमने तो सीपी राधाकृष्णन याद किया है, यहाँ पे पुराना दे दिया है। तो उस समय अपने आप को जो घमंड है उस घमंड को थोड़ा तोड़ना पड़ेगा और थोड़ा हल्का में आप लोग को शांत रहना है और बस जो रमेश बैस है उनको टिक आउट करना है। बाकी आयोग का काम है आप लोग को नंबर किस प्रकार से प्रोवाइड किया जाएगा तो वहाँ पे थोड़ा आप लोग को पेशेंस रखना है और अपने जो याद किया उसमें थोड़ा अड़िग नहीं रहना है, वहाँ से थोड़ा हटना भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य के 14वें लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? किससे? अनुसूचित जनजाति। जनजाति यहाँ पे बड़ा है, एसटी एससी नाम में देखना है, ये नहीं कि आप लोग मैच करने लगिएगा। जाति एक होता है अनुसूचित जाति, ये वर्ड छोटा है तो छोटा है तो इसमें संख्या कम ही है एक। अनुसूचित जनजाति, जनजाति यहाँ पे बड़ा वर्ड है तो इसमें संख्या कितनी है? 5 संख्या है इस 14 लोकसभा में। और जब जब ये लोकसभा या राज्यसभा सीटें आती है तब तक आप लोगों को बस कितना 1 मिनट का समय लगेगा, रिकॉल कर लेना है। सबसे पहले राज्यसभा, उसके बाद फिर आप लोगों को जाना है लोकसभा की ओर, फिर विधानसभा की ओर।
यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, एक सदनीय ही है झारखंड में जो कि विधानसभा है। तो राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या बात करते हैं 6 है, लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 14 है और विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 81 है। और इसमें भी SC ST में ये विभक्त किया गया है सीट, तो वो भी पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले SC, उसके बाद ST। SC हो गया अनुसूचित जाति, छोटा नाम है। ST हो गया अनुसूचित जनजाति, ये बड़ा नाम है। रीजनिंग के तौर पर इसे छोटा इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। S तो चलिए ये मैच कर गया, बट C का अल्फ़ाबेट में स्थान है 3 और T का स्थान है 20, तो T इस प्रकार बड़ा हुआ ना C के मामले में। हाँ, तो लोकसभा में SC का जो रिजर्व सीट है वह 1 सीट रिजर्व है और ST का कुल 5 सीट रिजर्व है। उसी प्रकार विधानसभा में SC में कुल 9 सीट रिजर्व है और ST में कुल 28 सीट रिजर्व है। तो ये रिजर्व वाला भी आप लोग को याद रखना है। बाकी जो आ गया इसमें जो भी है तो वो आप लोगों का किस में आ जाएगा, तो वो आप लोग का जनरल सीट में आ जाएगा।